नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम नीति में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संसद के पार्ट 2। मैंने पिछले वीडियो में भारतीय संसद का पहला पार्ट बना दिया है और आप लोगों ने उसको देखा भी है, बहुत अच्छे तरीके से देखा है। प्यारा सा भरा कमेंट भी आप लोगों ने किया है, भर भर के कमेंट आया है। हमें यही उम्मीद थी कि आप हमको जरूर सपोर्ट करेंगे, इस चैनल को ग्रोथ कराने में आप अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो दोस्तों, मैंने पिछले पार्ट में भारतीय संसद का जो पार्ट 1 बनाया है, उसमें लास्ट जो आर्टिकल मैंने आप लोगों को लिखवाया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग का उल्लेख करता है, यानी कि एक व्यक्ति एक मत का प्रयोग किया गया है। यह भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 ये आपको इजाजत देता है। अगर आप 3-4 मत डाल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गलत है, वो अवैध भी हो सकता है। आप पकड़े जाते हैं तो उस पर वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकती है। तो वहां तक दोस्त हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे देखते हैं, ये कि 52वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा दोस्त, बड़े अच्छे तरीके से हम लोग इसको देखेंगे कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदल संबंधित प्रावधान लाया गया। दल बदल संबंधित प्रावधान लाया गया। हमने अनुसूची पढ़ाया है, आप उसको नहीं पढ़े हैं तो जाकर के हमारे पिछले वीडियो में आप जाकर के पढ़ सकते हैं कि दल बदल संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची उससे संबंधित है, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। क्या कह रहा है ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, और क्यों यहाँ हम लोग संसद में पढ़ रहे हैं, अभी इसके बारे में हम जिक्र करते हैं कि क्यों इसको आगे पढ़ा जाएगा। तो दल बदल संबंधित प्रावधान क्या है? तो अगर पार्टी ए से पार्टी बी में आप जाते हैं, आप पार्टी ए से पार्टी बी में जाते हैं, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष द्वारा, यहाँ क्या होता है बाबू, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष, संबंधित सदन के अध्यक्ष आपकी सदस्यता समाप्त कर देंगे, आपको अयोग्य घोषित कर देंगे, आपको अयोग्य घोषित कर देंगे, अयोग्य घोषित कर देंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्त, संबंधित सदन के अध्यक्ष आपको अयोग्य घोषित कर देंगे। ए पार्टी से बी पार्टी में जाते हैं तो लेकिन इसमें क्या है, लेकिन अगर किसी पार्टी से, जैसे पार्टी ए और ये पार्टी ए और पार्टी बी, ये दो पार्टी है, अगर इससे 1/3 सदस्य इस पार्टी में जाते हैं, कितने सदस्य, 1/3 सदस्य एक साथ एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो इनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्त, अगर इंडिविजुअली तरीके से आप जा रहे हैं एक दल से दूसरे दल में, तो संबंधित सदन के अध्यक्ष, ध्यान रखिएगा दोस्त, संबंधित सदन की अध्यक्ष की बात कर रहा है कि संबंधित सदन के अध्यक्ष आपको अयोग्य घोषित कर देंगे। अगर राज्यसभा में है तो राज्यसभा अध्यक्ष, लोकसभा में है तो लोकसभा अध्यक्ष। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा कि संबंधित सदन के अध्यक्ष, लेकिन अगर एक दल बना करके, एक छोटा सा ग्रुप बना करके, और 1/3 सदस्य अगर एक दल से दूसरे दल में जाते हैं, तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। उनकी सदस्यता, जैसे इसको देख लेते हैं कि कल हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 550 है। अब ध्यान से समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि 600 आपके दल में सदस्य हैं, एक दल में कितने हैं, तो 600, और 600 का 1/3 करते हैं हम लोग, यानी कि 3 दूना का 6, यानी कि 200 अगर सदस्य एक साथ, 200 सदस्य अगर एक साथ
किसी दूसरे दल में जाते हैं, किसी मान लीजिए वो दल बी है, किसी दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। उम्मीद है कि दोस्त ये आप पढ़े होंगे। ये तो जानते थे कि 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा दल बदलने के आधार पर संबंधित सदन के अध्यक्ष आपको अयोग्य घोषित कर सकते हैं, लेकिन अगर 1/3 सदस्य ग्रुप बना करके एक दल से दूसरे दल में जाते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्त और इसको भी समझते हैं कि आगे क्या कर रहा है। आप स्क्रीनशॉट तुरंत ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। एक एक तरीके से अच्छे तरीके से हम लोग चलेंगे और समझेंगे कि क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 के 2 का बी कह रहा है, अनुच्छेद 85 के 2 का बी कह रहा है, अनुच्छेद 85 के 2 का बी कि लोकसभा का वैसे कार्यकाल कितना होता है। लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। परंतु कभी भी प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है, राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यानी कि किस अनुच्छेद के तहत, तो 85(2) के बी के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। किसको भंग कर सकता है, तो लोकसभा को भंग कर सकता है। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। एक एक चीज को व्हाइट बोर्ड से देख करके अपने नोटबुक पे लिखते हुए आगे बढ़िएगा दोस्त, और हमें पूरा उम्मीद है कि आपको एक एक फैक्ट याद हो जाएगा, यही व्हाइट बोर्ड से ही याद हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्त, आगे देखते हैं, इसको आप जरूर नोट करिएगा। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है भारतीय संविधान की अगली कड़ी में, इस संसद के पार्ट 2 के अगले क्रम में, कि संसद यानी सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के समय सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के समय लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ध्यान रखिएगा दोस्त कि सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के समय लोकसभा का कार्यकाल, संसद का तात्पर्य ही होता है दोस्त लोकसभा से, लोकसभा का कार्यकाल एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। कई बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कितने वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, तो एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है, न कि एक ही बार 2 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाएगा, 4 साल के लिए, केवल एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगले क्रम में हम लोग देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। आप जानते हैं कि जब 42वां संविधान संशोधन की बात आती है तो इंदिरा गांधी का चेहरा हम लोग की आंखों के सामने घूमने लगता है, क्योंकि इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इतना संविधान में आर्टिकलों को ऐड किया गया, सब आर्टिकलों को ऐड किया गया कि मतलब इनका चेहरा आ ही जाता है एक बार 42वां संविधान संशोधन की।
इंदिरा गांधी की सरकार थी और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा लोकसभा का कार्यकाल लोकसभा का लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। कितने वर्ष कर दिया गया था? 6 वर्ष, यानी कि 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा दोस्त, ये आपसे पूछ सकता है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा या किस वर्ष लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया था। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा इंदिरा गांधी की सरकार थी और उन्होंने लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया था। ये जरूर याद रखिएगा। लेकिन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष लोकसभा का कार्यकाल कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जो कार्यकाल 6 वर्ष हुआ था उसे 6 वर्ष से घटा करके पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। उम्मीद है दोस्त समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकसभा की गणपूर्ति गणपूर्ति अर्थात कोरम लोकसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। लोकसभा की गणपूर्ति अर्थात कोरम एक न्यूनतम स्थिति बताई गई है कि कितने सदस्य उपस्थित होंगे तो बैठक होगा और इससे कम होगा उपस्थित सदस्य होंगे तो बैठक नहीं होगा। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, अगर संसद के 1/10 सदस्य, संसद के कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य उपस्थित होते हैं तो बैठक होगी, संसद की बैठक होगी। अगर यानी कि लोकसभा की बैठक होगी। अगर 1/10 से कम सदस्य उपस्थित होते हैं तो बैठक नहीं होगी। जैसे हम लोग समझते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा था कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या थी, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या थी आपका 550। कितनी थी? 550। अब इसका 1/10 अगर करेंगे हम तो 1 0 से 1 0 कट गया, 55 1 नम 55, यानी कि 55 सदस्य उपस्थित होते हैं तो आप संसद की बैठक होगी अथवा नहीं होगी। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये कुल सदस्य 550 थे, उसका 1/10, तो कोरम अगर देगा तो 1/10 होता है। कितना होता है? 1/10, 1/10 होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ये एग्जामों में पूछ देता है। तो लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी? तो 550, उसका 1/10 करेंगे तो 55 आ जाएगा। ये सही। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं कि राष्ट्रपति एक वर्ष में कितनी बैठकें बुला सकते हैं? तो एक वर्ष में वो 2 बैठक बुला सकते हैं। एक वर्ष में
2 बैठक बुला सकते हैं। कितनी बैठक बुला सकते हैं? तो 2 बैठक बुला सकते हैं। आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रपति एक वर्ष में कितनी बैठक बुला सकते हैं? तो 2 बैठक बुला सकते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, हम आगे बढ़े। उम्मीद है कि दोस्त आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, और स्क्रीनशॉट ले लिए हों तो हम आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 कह रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के सलाह पर, निर्वाचन आयोग के सलाह पर, आयोग के सलाह पर, निर्वाचन आयोग के सलाह पर किसी सदस्य को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अयोग्य घोषित कर सकते हैं। अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा तो, निर्वाचन आयोग के सलाह पर किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कौन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये विधेयक 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार का विधेयक भी 4 प्रकार का होता है। विधेयक भी 4 प्रकार का होता है। कौन कौन सा विधेयक है? ध्यान दीजिएगा दोस्त, जितना इससे क्वेश्चन बन सकता है दोस्त, थोड़ा सा तबीयत सही नहीं है, लेकिन जितना क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इसमें हम डाल दे रहे हैं। विधेयक 4 प्रकार का होता है। कौन कौन? तो पहला होता है आपका धन विधेयक, धन विधेयक, धन विधेयक। दूसरा जो है आपका वो है वित्त विधेयक, वित्त विधेयक, विधेयक। तीसरा जो है आपका वो है साधारण विधेयक, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। चौथा जो है आपका वो संविधान संशोधन विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक, संशोधन विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक। ये 4 प्रकार के आपके पास विधेयक हैं। 4 प्रकार के आपके पास विधेयक हैं। कौन कौन? तो पहला है धन विधेयक, दूसरा है आपका वित्त विधेयक, तीसरा है साधारण विधेयक, और चौथा जो है ये संविधान संशोधन विधेयक। अब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान से समझिएगा दोस्त, ये धन विधेयक से क्वेश्चन बनता है। क्या है धन विधेयक? तो अनुच्छेद 109, ध्यान से समझिएगा। 110 पहले देखते हैं। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। दूसरा क्या है? इससे एक और आर्टिकल है अनुच्छेद 109, अनुच्छेद 109 धन विधेयक की प्रक्रिया। ये क्या है? तो धन मार्कर चल नहीं रहा है भाई, इसको देखते हैं, दूसरे मार्कर से लिखते हैं। धन विधेयक की प्रक्रिया है। धन विधेयक की प्रक्रिया, धन विधेयक की प्रक्रिया दी गई है। इसमें तो अनुच्छेद 109 में। ध्यान दीजिएगा दोस्त, आप जानते हैं कि संसद के 3 अंग हैं। संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? तो एक है आपका लोकसभा, दूसरा है आपका राज्यसभा, और तीसरा है आपका प्रेसिडेंट। ध्यान दीजिएगा, धन विधेयक, जो धन विधेयक है, यहाँ समझ लीजिए 2 फैक्ट लिख लीजिएगा। नोट नंबर फर्स्ट,
धन विधेयक, कोई विधेयक धन विधेयक है, विधेयक कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय इसका निर्णय इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा लोकसभा अध्यक्ष करता है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। दूसरा इससे क्या है, तो नोट नंबर 2 हम लोग देख लेते हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक धन विधेयक धन विधेयक राष्ट्रपति की धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में पेश किया जाता है। ध्यान समझिएगा दोस्त, इस पे जो धन विधेयक लाया जाता है लोकसभा में, उसमें राष्ट्रपति की पूर्व सहमति होती है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर इस लोकसभा में धन विधेयक को लाया गया, इस लोकसभा में संसद के प्रथम सदन में धन विधेयक लाया गया, तो धन विधेयक यहाँ से पारित होने के उपरांत कहा जाएगा, तो राज्यसभा में जाएगा। कहा जाएगा, तो राज्यसभा में। अगर राज्यसभा में, ध्यान से समझिएगा, इस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। राज्यसभा केवल धन विधेयक को राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक रोक सकती है। केवल 14 दिन तक रोक सकती है। अगर 14 दिन के अंदर, 2 सप्ताह के अंदर राज्यसभा पारित नहीं करती है, तो वो विधेयक पारित समझा जाएगा और फाइनल सिग्नेचर के पास राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, और राष्ट्रपति महोदय धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य हैं। धन विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है, क्योंकि इन्हीं की पूर्व सहमति से ये लोकसभा में लाया गया है। धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही लोकसभा में लाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमको पिताजी कहे कि गाड़ी लेकर के चले जाओ घूमने, और जब हम गाड़ी लेकर के घूमने चले गए और जब हम घर आए तो हमको डांटेंगे? नहीं डांटेंगे, क्योंकि उन्होंने ही कहा है कि गाड़ी लेकर के तुम घूमने चले जाओ। तो भाई उनकी सहमति थी, इसीलिए लेकर के मैं गया था। तो भाई ये उन्हीं की पूर्व सहमति से लोकसभा में लाया जाता है, और राज्यसभा में केवल 14 दिन धन विधेयक को रोक सकती है। इस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाना और अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। केवल 14 दिन तक रोक सकती है, और इस पे हस्ताक्षर करने के लिए राष्ट्रपति महोदय बाध्य हैं। मिलते हैं दोस्त अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।